हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, इतना है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में समस्या होती है, ये आपको वो टॉपिक आपको नहीं आता है, तो उसका हमने यहाँ पर बेसिक वीडियो भी बना दिया है, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो ये समझिएगा कि आप हिंदी को 50 क्वेश्चन मात्र 15 से 10 मिनट के बीच में ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतनी स्पीड आपको हम कर देंगे और आप लोग उसी स्पीड के अकॉर्डिंग चलने भी लगोगे, है ना। जैसे टीचर चलता है वैसे ही स्पीड में बच्चे भी चलने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। एक बार जल्दी से शेयर भी मार दीजिएगा, है ना। जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और जल्दी से लाइक मार दीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टॉप बिल्कुल तरीके से रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़ चुके हैं, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवाज़ मिल पा रही है? आवाज़ आ रही है? आ रही है ना। चलो तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं। चलिए बताइएगा, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं। चलिए जवाब देना है। और देखिए पहले क्वेश्चन में लगभग सभी के आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, अंतःस्थ व्यंजन। देखिए पेट से आते हुए तो सभी प्रतीत होते हैं, है ना। पेट से तो सभी आते हैं, लेकिन ये कुछ आपके ऐसे आपके व्यंजन होते हैं कि जैसे आपके आते हैं लेकिन मुख से निकलते हैं, लेकिन मुख के अंदर वापस फिर बाहर अंदर चले जाते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है अंतःस्थ, अर्थात इनका जो एक्टिविटी होती है वो मुंह से बाहर तो आते हैं, जैसे ही पूरा वर्ड निकलता है ऐसे अंदर को फिर से वापस चले जाते हैं, ऐसे इसलिए इनको अंतःस्थ कहते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपसे ये बनता है, इनमें से एक पॉइंट ये बनता है कि जो आपका हुआ है ना, यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं कि अर्धस्वर में होते हैं। बताइएगा इनमें से दो आपके ऐसे हैं जो आपके अर्धस्वर होते हैं। बताइए इसे कौन सा हो जाएगा। अर्धस्वर जो होते हैं उनमें से कौन होते हैं? इनमें से आपके अर्धस्वर भी होंगे, वो आपके कौन है जो उनको अर्धस्वर कहा जाता है। चलिए, इनमें से जो आपके अर्ध ला और वा को, नहीं भैया ला नहीं होता है, आप लोग कैसे बात कर रहे हैं, ला कैसे हो जाएगा। ला कैसे हो जाएगा, ला नहीं होगा भाई। चलिए या और वाह बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि या और वाह जो होते हैं ये अर्धस्वर होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न संख्या 2 से 3 में यहाँ पर प्रश्नों में किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है ना। प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है, अर्थात किस वाक्य में गुणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण के हिसाब से किया गया है। चलिए गुणवाचक विशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए 2 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखिए कह रहा है तुम अचानक कैसे आ गए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है बहुत धीरे धीरे काम करते हो, बहुत धीरे धीरे काम करते हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग बी नंबर देंगे, तो आप ही बताइए, यहाँ पर गुण तो दिया नहीं गया है। यहाँ पर बात इनकी है ना कि कौन सा ऐसा है जो गुणवाचक विशेषण है ना, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर धीरे धीरे में तो गुण तो आपका दिया नहीं गया है। यहाँ पर दिया धोबी कपड़ा साफ करता है, तो सफाई करना ये गुण में आता है, अर्थात यहाँ पर धोता क्या हो गया, क्रिया है, और क्रिया के साथ ही प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि धोबी कपड़ा धोता है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्रिया विशेषण को रूप हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक लॉजिकल क्वेश्चन थे, हमने समय दिया, अब आपको थोड़ा सा स्पीड पकड़ना है। चलिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को सही नहीं किए हैं, इस क्वेश्चन को सही करिएगा जल्दी से। देखो दिया कदाचित तुम सही कह रहे थे, लता बहुत मधुर गाती है, जो भी हो तुम्हें अवश्य आना है, तुम कह रहे हो इसलिए मैं मान लेता हूं। देखिए 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा कि लता बहुत मधुर गाती है। मधुर जो आपका है ये आपका गुणवाचक बनेगा। तो यहां पर देखिए किंतु वाक्य में देखा जाए मधुर क्या है, गुणवाचक विशेषण का यहां पर प्रयोग किया गया। गाना क्या है, गाना आपकी क्रिया है। ठीक है ना, तो मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समास का अर्थ क्या होता है। देखो हमने बताया था कि आने वाले समय में आपकी थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, तो जब भी कभी टॉपिक पढ़िए तो आप थ्योरी जरूर देखा करें। ठीक है, देखिए समास का मतलब क्या होता है। समास का अर्थ होता है क्या कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया सार्थक शब्द निकाला जाए, अर्थात 2 या 2 शब्दों को मिलाकर यहां पर उसे छोटा करना। अपने लैंग्वेज में इसमें दे दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना,
चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं, तो भाई समास आपने पढ़ा होगा कितने, तो आपने 6 पढ़ा होगा। कितने, 6 पढ़ा होगा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और आपका बहुब्रीहि समास। तो आपने कितने पढ़े भाई, 6 पढ़े हैं। तो ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि व्यग्र का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है। व्यग्र का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ये आपको कठिन लग सकता है, व्यग्र का पर्यायवाची होता क्या है। चलिए तो याद रखिए, व्यग्र का होता है अधीर होता है। क्या होता है, अधीर। अधीर मतलब ये भी कह सकते हैं जैसे अशांत होता है ना, जिसे बोलते हैं अशांत, बैठे हो भाई, बोल देते ना अशांत, तो ये अशांत का पर्यायवाची होता है। अशांत कह सकते हैं, आकुल कह सकते हैं, आतुर कह सकते हैं, ठीक है, विकल कह सकते हैं। तो याद रखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनार का पर्यायवाची, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अनार का पर्यायवाची पूछा जा सकता है आपके एग्जामों में। चलिए बताइएगा कि अनार का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। अनार का पर्यायवाची क्या होता है, 2-3 तो आपको पता ही पता होगा जो हमने बताया था। जैसे आपका होता है राम बीज, है ना, राम बीज जैसे होता है आपके क्या होते हैं भाई, तो अनार का पर्यायवाची होता ही होता है। साथ में यहाँ पर जैसे दिया गया होगा आपका कौन सा, सुकोदन भी आपका है। यहीं पर आपका जो दडिम दिया गया है ये भी आपका है, ठीक है ना। सुखप्रिय जो होता है वो भी अनार का होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ग्रहण का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए ग्रहण का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, ग्रहण का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अगर किसी का ग्रहण कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्याज अर्थात त्यागना, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। ग्रहण मतलब होता है किसी को स्वीकार करना, है ना, और त्याज मतलब होता है किसी को त्यागना, ठीक है ना। अच्छा आग्रह का क्या होता है, आग्रह का जो विलोम होता है वो विग्रह होता है। तो भाई सी नंबर तो हो नहीं सकता था। तो आग्रह का जो होता है वो होता है विग्रह होता है ना, विग्रह होता है। स्वीकार का विलोम क्या होता है, अस्वीकार होता है। इस कारण से ऑप्शन जो आपका 100% राइट है वो आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है घटक का विलोम शब्द क्या होता है। घटक का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, घटक का विलोम। चलिए घटक का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, तो याद रखिए अनेकत्व तो होता है, नोट कर लीजिएगा। घटक का जो विलोम होता है वो आपका अनेकत्व तो होता है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक से इसे नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। चिरंतन का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए चिरंतन की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है कि चिरंतन का विलोम होता है क्या। चिरंतन का सबसे पहले अर्थ जो कभी समाप्त ना हो, है ना, उसे कहते हैं चिरंतन। लेकिन नश्वर मतलब होता है नाश होने वाला, अर्थात यहां पर जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, ठीक है, शाश्वत हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, माफ करिए नश्वर होगा। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर होता है, नश्वर होता है, याद रखिए नश्वर का अर्थ होता है नाश होने वाला, है ना। क्योंकि भाई शाश्वत का विलोम होता है क्या, शाश्वत का भी यहां पर नश्वर होता है। देखिए शाश्वत का भी विलोम पूछता तो आप लोग नश्वर लगा सकते थे, ठीक है, नश्वर लगा सकते थे। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है। तो इस कारण से ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आदि से अंत तक के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे। आदि से अंत तक के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो क्या प्रयोग किया जाएगा। चलिए यहां पर आदि से अंत तक के लिए क्या प्रयोग करेंगे। चलिए तो देखिए भाई आपका आंसर यहां पर आदि से अंत तक होता है, अधोपांत होता है, मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो ए नंबर हो जाएगा। आदि से लेते के आपका अधोपांत हो जाएगा, आदि से अंत तक के लिए अधोपांत आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन है कि जिसकी कोई इच्छा अर्थात स्पृहा ना हो, जिसकी कोई स्पृहा ना हो इसे क्या कहते हैं। जिसकी कोई इच्छा या स्पृहा ना हो उसे क्या कहते हैं। 12 का ऑप्शन देना है, आपके 12 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए मतलब बोलते हैं स्पृहा मतलब चाह अर्थात कह सकते हैं इच्छा, इसके मतलब आपका हो गया निस्पृहा, क्योंकि पूछा गया है यहाँ पर जिसकी कोई इच्छा ना हो तो ऑप्शन सी लगा दीजिए, निस्पृहा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे, साथ में जवाब देंगे। सौभाग्य का तद्भव पूछा गया है, सौभाग्य का तद्भव क्या हो जाएगा। चलिए देखो आपने कभी कभी सुना होगा सुहागन, है ना, बोलते हैं ना सुहागन, तो भैया वही चीज हो गया, सौभाग्यवती रहो उसी का तद्भव हो जाएगा सुहाग। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा, सुहाग हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा कि सौभाग्य का जो तद्भव होता है वो आपका होता है सुहाग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा कि शुद्ध वर्तनी वाला इनमें से शब्द जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। अच्छा आपको सब कुछ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताइएगा। जो क्वेश्चन आपके हैं वो सब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, है ना। दिखना रहे वो थोड़ा सा हम आपको जूम आउट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा और जूम आपको कर देंगे। चलिए
चलिए जी दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा। देखिए बताइएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। सुषुप्त जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखते हैं, सुषुप्त किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए भाई यहां पर ये वाला तो आपका गलत है पूरा पूरा, यहां पर ये वाला सा का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया है। सुषुप्त मतलब होता है कि जो ऑप्शन डी वाला है ये यहां पर आपका राइट हो जाएगा। दोनों में ही मात्राएं आपकी लगती हैं, याद रखिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन आ गया है यामा के रचयिता हैं, यामा के रचयिता बिल्कुल इजी है। यामा का ये क्या है, काव्य संग्रह है और इनके रचनाकार कौन है। देखिए सभी का जवाब आना चाहिए और हमेशा से पढ़ा जो हुआ जो क्वेश्चन होता है गलती मत करें, है ना। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर महादेवी वर्मा, जिनका जवाब आ रहा है सी नंबर कि महादेवी वर्मा। देखो महादेवी वर्मा से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे निहार किसकी रचना है, इन्हीं की है। नीरजा रश्मि संध्या गीत ये इन्हीं की है ना। यहां पर एक पॉइंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, है ना। ये बताइएगा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किस लिए दिया गया था, कौन सी रचना के लिए इन्हें पुरस्कार दिया था। यहां पर बताइए 1982 में जो सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ये महादेवी वर्मा को, वो किस काव्य रचना के लिए दिया गया था। चलिए जवाब दीजिएगा, चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यामा के लिए, चलिए याद रखिएगा यहां पर आंसर आपका यामा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है। यण संधि की पहचान जो कि बिल्कुल इजी है, हमने ऐसा आपको बता दिया है कि जिसको देखकर आप आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बताइए भाई यण संधि जो आपकी है कौन सी है। तो जब भी कभी भी या हो या आपका वाह हो और इनमें से कभी भी आधा वर्ण दिया हो, जैसे आपका त्या दिया गया हो, है ना, इसमें त्या दिया हो या कोई भी आपका आधा वर्ण हो, तो वो आपको मिलेगा किसमें, आपके यण संधि में होता है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है अत्याचार में आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से क्या हो जाता है या वा रा में परिवर्तन आपको मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन आ गया है सत्यार्थी का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, सत्यार्थी का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए सत्यार्थी तो क्या निकलेगा इसमें, तो सबसे पहले तोड़ेंगे तो एक मूल शब्द निकलेगा सत्य निकलेगा। क्या निकलेगा भाई, इसका मूल शब्द निकलेगा सत्य और साथ में निकलेगा अर्थी निकलेगा। क्या निकलेगा, अर्थी निकलेगा। अब इसी से आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो आपकी मात्राएं हैं वो कौन सी हो सकती हैं। चलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी सत्य धन अर्थी, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है युधिष्ठिर में कौन सा समास है, युधिष्ठिर में समास कौन सा है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए युधिष्ठिर में जो समास है वो आपका कौन सा है। चलिए अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होता है, युधिष्ठिर में जो होता है एक अलुक तत्पुरुष समास जिसे आप लोग कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। लेकिन जब अलुक तत्पुरुष समास नहीं है, अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो इसका सबसे पहले क्या करिए, युधिष्ठिर को आप लोग समास विग्रह करिए। जब समास विग्रह करेंगे तो एक शब्द निकलेगा, इसका विग्रह करने में क्या निकलेगा कि युद्ध में जो स्थिर रहता है, अर्थात यहां पर कह सकते हैं कि ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर, ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर। तो ये क्या हो गया, एक विशेष अर्थ में आ गया। अब ऐसी स्थिति में इसे हम लोग बहुब्रीहि समास लगा सकते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर आजाद शत्रु में समास बताना है। चलिए बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि हमारे बताने से पहले ही यहाँ पर समझ जाते हैं कि इसका मतलब होने ही वाला क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग शहंशाह हो गए हैं। ठीक है चलिए बताइएगा आजाद शत्रु में समास क्या है 19 नंबर में। तो आजाद शत्रु में अब इसमें भी क्या बनेगा भाई, इसका भी विग्रह करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, है ना। मतलब 19 को ऑप्शन इसका भी आंसर बनेगा डी नंबर बहुब्रीहि समास इसका भी हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अनंत का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा, अनंत का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए अनंत नहीं है भाई, माफ करिए अंत दिया गया अंत, और जब अंत है तो इसका पर्यायवाची पूछा है ना कि आपसे विलोम पूछा है। तो अंत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अवसान होता है। क्या अवसान, मतलब ऑप्शन जो है वो आपका सी नंबर इनमें से राइट हो जाएगा। मतलब अवसान जानते हैं ना, मतलब कह सकते हैं जैसे देहांत हो गया, किसी का निधन हो गया, है ना, कंडे की स्थिति में चला गया, उसे हम बोलते हैं निधन अर्थात देहांत, या कह सकते हैं अंत कह सकते हैं, या अवसान कह सकते हैं। ठीक है तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मूक होई वाचालु पंगु चढ़ई गिरज्वर गहन जस कृपा सुदयाल प्रवाह सकल कलिमल दहन, इसमें से आपका कौन सा छंद है। चलिए तो देखो हमने बताया था कि जैसे बोले कि चढ़ई गिरवर गहन मूक होई वाचाल, तो यहां पर देखिए 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये दोहे का उल्टा होता है हमेशा।
दोहे का उल्टा होता है सोरठा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। मात्राएं निकालना चाहे तो मात्रा यहाँ पर देख सकते हैं डबल होगी, का में जो मात्रा होगी सिंगल होगी, है ना। हो में आपका जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सिंगल हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा चढ़ाई नहीं जाती है, इसलिए सिंगल ही आपको लगाना है। याद रखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा होती है। वाचाल में देखेंगे तो आपका डबल हो जाएगा, इसमें डबल हो जाएगा सिंगल। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पहले में 11 आ गई, इसका मतलब है आप समझ गए होंगे कि सोठा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बड़ी नहीं होती छोटी ही होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। इसमें पद में जो पूछा है कि कौन सा छंद है, अब आप बताइए कि इसमें क्या छंद हो सकता है। चलिए मात्रा लगाना जानते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें भी आपकी नहीं है। श्री में आपको जो लगेगा वो आपका डबल हो जाएगा। गुरु की अगर बात करते हैं सिंगल, यहाँ पर सिंगल, ये जो रू है वो छोटा रू ही होगा, बड़ा रू नहीं होता है, याद रखिएगा। ये सिंगल होगा, चरण में सिंगल, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल, इसमें डबल, सिंगल सिंगल सिंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 12 और 1 13 हो जाएगा ना। देखो इसमें 13 मात्राएं हैं, 13 का मात्रा क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, दोहा हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या हो जाएगा भाई, सोरठा नहीं होगा भाई, इसमें दोहा होना चाहिए। चलिए दोहा होगा, श्री गुरु चरण ये दोहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि यह मुख है नीले अंबर में या चंद्र है विमल, अंधेरे में दीप जला या सर में लिखा कमल, इनमें से बताइए कौन सा अलंकार है। थोड़ा कठिन लग रहा होगा, अब आप बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो देखो हमने एक पॉइंट बताया था, या कुछ नहीं देखना है, बस आपको पॉइंट में समझना है कि जो हमने आपको पहचान बताया था, यहाँ पर देखो या दिया गया है। जब या शब्द होता है उसमें क्या होता है, संदेह होता है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, संदेह हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। ठीक है, जब उपमेय में उपमान में क्या हो, जब संदेह होता है तो वहां पर संदेह का भाव प्रकट होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे शरणागत में कौन सा समास है। शरणागत में जो समास है आपका कौन सा है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, शरणागत में जो समास है आपका कौन सा है। चलिए शरण को आगत क्या होता है, शरण को आगत मतलब ये आपका जवाब हो गया, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे मरणासन्न शब्द में कौन सा समास है। मरणासन्न, मरण आसन में आपका समास पूछा गया, अर्थात इसका विग्रह करेंगे तो मरण को आसन्न होगा। क्या, मरण को आसन्न। ऐसी स्थिति में जो समास होगा तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन इसका भी क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं। ये बताइए, जो गंगा से उत्पन्न होता है उसे आप क्या कहेंगे। चलिए इसका जवाब देना है कि गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि जो आपके भीष्म पितामह हैं उन्हें गंगे भी कहा जाता है। क्या, गंगे भी कहा जाता है, मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। गंगा से उत्पन्न होने वाले को गंगे कहते हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए नंबर लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर कि उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर 27 का ऑप्शन देना है। चलिए देखो, अब जब इसे आप तोड़ेंगे उन्मेष शब्द में, तो निकलेगा क्या, यहाँ पर क्या निकलेगा, उद निकलेगा, मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं। आज बारी आई है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो शब्द यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं। सर 12 बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन हो गए या ऑफलाइन, भैया अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है ना, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। और फिर यहाँ पर क्लास चल रही है आपकी किसकी, यहाँ पर कंपटीशन की चल रही है, और वैसे जो जानकारी होती है जो आपके हाई स्कूल पढ़ाते हैं, इंटर पढ़ाते हैं, उन्हीं में जानकारी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, तो इनको क्या कहते हैं, 28 का ऑप्शन हो जाएगा। आपका जवाब बनेगा बी नंबर, इन्हें तद्धित प्रत्यय क्या कहते हैं। क्या, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जब आपको पढ़ाया था संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, तो एक शब्द रह गया क्रिया। जब क्रिया के बाद प्रत्यय लगा होता है, जब क्रिया के बाद प्रत्यय लगता है उसे हम लोग कृत्य प्रत्यय कहते हैं, लेकिन जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर कोई प्रत्यय बनता है उसे तद्धित कहते हैं। नोट करिए, ये परिभाषा आपको नोट कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम बताना है। अर्थात जो फणीश्वर
फणीश्वरनाथ रेणु हैं, इनका पूछा गया है कि इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, इनका सही प्रदेश बताना है क्या हुआ था। चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु का संबंध है बिहार से, याद रखिए इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। इनका जो संबंध है बिहार से संबंधित है, इनका जन्म हुआ था आपके कब, 1921 को इनको जन्म हुआ था, जो कि 4 मार्च को, ठीक है, कब हुआ था भाई, 4 मार्च को हुआ था, याद रखिएगा। एक बिहार में एक अररिया जिला पड़ता है, अररिया जिला पड़ता है, और वहीं पर एक पड़ता है बरबीसगंज, क्या बरबीसगंज के पास एक पड़ता है औराही, औराही के पास पड़ता है हिंगना गांव, कौन, हिंगना गांव। तो इनका मेन गांव का नाम है हिंगना। अगर इनको घर जाना पड़ेगा तो पूरा एड्रेस लेना पड़ेगा ना, तो हमने पूरा एड्रेस आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया क्रिया का मूल रूप क्या है। चलिए क्रिया का मूल रूप क्या है, अब तो खत्म हो गए भाई, है ना, बताइएगा क्रिया का मूल रूप इनमें से क्या हो जाएगा। 30 नंबर में धातु होता है, आपने हमेशा पढ़ा होगा, 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप धातु होता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है, किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है। अनुग्रहित में आपका सही जवाब बनेगा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो लगभग 50% स्टूडेंट गलत जवाब देते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, डी नंबर या यहाँ पर आपका बी नंबर क्या हो सकता है। चलिए बी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी कभी भी अनुग्रहित लगाएं तो गा में आपको यही वाला लगाना है, याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अनुग्रहित इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अब आपके पास दिया गया है अभ्यर्थना, अभ्यर्थना किस प्रकार से कहेंगे, अभ्यर्थना मतलब अभ्यर्थना अगर बोले तो आपका ए नंबर ही इसका राइट हो जाएगा। अभ्यर्थना शब्द की वर्तनी यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा, अभ्यर्थना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। हमने बताया था कोई ऐसी चीज देख लीजिए जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ा सा बोलते हैं ना कि घृणा जैसी आ जाए, या कह सकते हैं बगल में जैसे थूकने वाली सिस्टम होता है, तो इसे हम लोग जुगुप्सा विभत्स रस का होता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, या हम लोग घृणा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। देखो जिस पर बीतती है वही जानता है ना, एक माँ ही जान सकती है जो बच्चे को जन्म दिया है, तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जिस पर बीतती है वही जान सकता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, है ना। बिना संतान की जो कह सकते हैं होती है उन्हें बांझ कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहे चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका अर्थ क्या निकलेगा, बहुत अधिक लज्जित करना। अगर मान लो अगर हम आपसे पूछें ये कौन से वर्ग का व्यंजन है, ये कौन से वर्ग का व्यंजन है, तो भैया अगर आप ये भी जवाब ना बोलोगे तो हम यही कहेंगे ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये भी नहीं आता है तो बताइए कंपटीशन एग्जाम में हिंदी कैसे पास करोगे, आपको जॉब कैसे मिलेगी भैया, कैसे जॉब मिल सकती है। तो बोलते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो मतलब क्या होता है बहुत अधिक लज्जित होना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया है, कह रहे पंडित का पर्यायवाची नहीं है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है। चलिए पंडित का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए भाई पंडित की अगर हम बात करते हैं 37 नंबर में, तो भैया मानसी होता है, यहाँ पर प्राज्ञ भी होता है, विद्वान भी होता है, लेकिन विदुर ये नहीं होता है। कौन सा, विदुर, ये पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पंडित मतलब होता है ज्ञानी वगैरह होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, निराला किस पत्र के संपादक थे, निराला किस पत्र के संपादक थे, यहाँ पर आंसर देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, निराला की अगर बात करते हैं, याद रखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका पूरा नाम होता है, और इन्होंने रचना किया है किसकी, भारत, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जूही की कली कविता में ही, जूही की कली कविता को ही हिंदी में एक मुक्तक छंद में रचित किया और उसे कविता कहा, अर्थात यह निराला की प्रथम काव्य कृति होगी। तो आपका आंसर इनमें से कौन हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉरी मत वाला होगा, मत वाला, इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। बोलते हैं ना एक क्वेश्चन अगर गड़बड़ हो जाता है तो उसमें दिमाग चला जाता है तो उससे गलतियां होने लगती हैं। यहाँ पर जो आंसर है 38वें नंबर सी हो जाएगा, मत वाला है, क्या भाई, मत वाला, इसका आंसर हो जाएगा मत वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये एक पत्रिका है, ये एक पत्रिका है, ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, क्या कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, तभी कहा करते हैं ना, पढ़ाते समय क्या होता है, बहुत लोग कमेंट करते हैं तो उससे माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है ना। चलिए बताइएगा कि निराला की किस कविता को मुक्तक छंद की हिंदी की प्रथम कविता कहा गया है। निराला की किस कविता को मुक्तक छंद की हिंदी की प्रथम कविता कहा गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ये है आपकी जूही की कली। यहाँ पर मुक्तक छंद की यहाँ पर बोला है, जो कि हिंदी की प्रथम कविता है, ये जूही की कली है। ऑप्शन इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन नंबर दिया है 40 और 41 में विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, हजारों लड़का गरीब है, कितने लड़का पढ़ रहे हैं, सेना में कितना घोड़े हैं। बताइए क्या हो सकता है, यहाँ पर कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है 40 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, यही तो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हजारों लड़का दिया है, लड़के होना चाहिए। कितने लड़का दिया गया है, ये भी गलत दिया है ना। और यहाँ पर कितना दिया है तो कितने होना चाहिए, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 40 से 41 दिया गया है कि विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। चलिए 41 नंबर में, वह गली में कुछ पतला सा, मेरी 2 गाय सफेद हैं और एक काली है। यह पुस्तक सबसे सर्वोत्तम, देखो सबसे और सर्वोत्तम लगाने की जरूरत नहीं थी। यह पुस्तक के नियम अच्छे हैं, इस पुस्तक के नियम अच्छे, ऐसे हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी नंबर देखिए कि मेरी 2 गाय हैं, है ना, मेरी दो गाय सफेद हैं और एक काली है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गायों की क्या हो रही है, विशेषता हो रही है। क्योंकि यहाँ पर ये भी पूछा गया है, विशेषण की दृष्टि से पूछा गया था, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि विशेषण के हिसाब से ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। सफेद भी दिया है, काली भी दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर बताना है। चलिए यहां पर बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 दिया गया है, कह रहा है वह दंड पाने योग्य दिया गया है, वह दंड लेने योग्य दिया है, वह दंड के योग्य है। चलिए देखिए भाई, उस क्वेश्चन का जो जवाब था गिरधर वाला, गिरधर बोला जाता है श्री कृष्ण भगवान को ही बोलते हैं, है ना। मतलब हमने जो आपको बताया था, जो कौन था, हमने बताया था गिरि, है ना। कौन, तो गिरि, और एक होता है शैल होता है, और भूधर होते हैं, ये सभी पर्वत के हैं। लेकिन गिरधर जो होता है वो श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 था, याद रखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 था, उसमें जो गिरधर है वो श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहां पर देखो, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, तो इनका तो ऑप्शन गलत हो गया। वह दंड के योग्य है, ऑप्शन इसका सी नंबर देखिए, आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रश्न संख्या 42 से 43, कह रहा है वाक्यों में से शुद्ध को सही आपको चुनना है, यहां पर उत्तर सही करना है। चलिए 43 नंबर में देखिएगा कि पाठ पढ़कर कल आइए, तो ऐसा होता है क्या भाई, ये तो गलत हो गया। कल आइए पाठ, ये भी नहीं होगा, कल पाठ पढ़कर आइएगा। ऑप्शन देखिए सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कपिधन ईश का सही संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। कपिधन ईश का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए कपिधन ईश मतलब ये हुआ कि छोटी की मात्रा यहाँ है और बड़ी की मात्रा यहाँ पर है, जोड़ दोगे तो हो जाएगा यहाँ पर बड़ी की मात्रा। अर्थात ये हुआ कि यहाँ पर बड़ी हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि कपीस हो जाएगा, जो कि दीर्घ संधि हो जाएगा, कपीस और आपका दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो गोदान का लेखक बताना है। गोदान के लेखक, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोदान के लेखक आपको बताना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, गोदान के लेखक आपसे पूछा गया है, आपकी पिछली क्लास में कमेंट किया गया था कि गोदान के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे, और सभी का जवाब यहाँ पर सही आना चाहिए 10 नंबर में। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। चलिए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 में कहां से प्रकाशित हुआ, यहां पर आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका जवाब इनमें से क्या होगा, 11 नंबर में सभी को जवाब देना है।
चलिए 11 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, कोलकाता से अर्थात कलकत्ता से, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता यहां पर बताना है। आप देख सकते हैं वीडियो एग्जाम में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया था। तो देखिए सूर सागर के रचयिता यहां पर आंसर हो जाएगा सूरदास हो जाएंगे। कौन? सूरदास, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से रीत काल का कवि आपके कौन है? रीत काल के कवि पूछा गया है। हमने बहुत बार बताया रीत काल के कवियों में बिहारी का स्थान आपका सर्वोत्तम है, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? सूरदास जी हैं ये कौन से काल के संत कवि हैं? कौन से काल के संत कवि हैं? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई 14 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये भक्ति काल से, भक्ति काल के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? सूरदास जी की नहीं है, यहाँ पर देखो सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर ये है ना, लेकिन रामायणी तो है नहीं इनकी। रामायणी किसकी है भाई? तो भैया आपने साखी शबद रामायणी है ना, ये कबीरदास में पढ़े थे आपने, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बोला गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 4 खंड होते हैं। क्या होते हैं भाई? 4 होते हैं। अगला बताइएगा आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए जवाब दीजिए इसका जल्दी से। आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? चलिए यहां पर देखिए 17 का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आपका ए नंबर या डी नंबर? सी नंबर। देखिए भाई आधे अधूरे एक नाटक है भाई, आधे अधूरे एक नाटक है, जिसका जवाब आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये नाटक है। अगला है सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? भाई जो अगर सूरदास के जितने भी पद होंगे उनमें से कौन सा रस नहीं मिलता है? इस क्वेश्चन को हमने थ्योरी में भी बताया था आपको कि सूरदास के पदों में भयानक रस आपको नहीं मिलता है, हमेशा शांत रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य ज्यादा मिलता है। ज्यादा तो आपको वात्सल्य ही मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? छायावादी रचनाकार पूछा है मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन या आपके सुमित्रानंद पंत। चलिए तो जब भी आपने पढ़ा होगा जयशंकर और फिर पढ़े होंगे आप सुमित्रानंद पंत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है जयद्रथ वध किसकी रचना है? चलिए जयद्रथ वध जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है? यहाँ पर 20 का जवाब देना है, 20 नंबर में, ठीक है। कमेंट भी करते रहिए, जैसे ही टाइम पाए तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, ठीक है। खुद मोटिवेट रहें और हमें भी मोटिवेट करते रहें, ठीक है। चलिए जयद्रथ वध किसकी रचना है? 20 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, ये मैथिली शरणगुप्त की है। किसकी भाई? मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर 21 नंबर में देखिए भाई आपका जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उर्वशी किसका है, और इसके बारे में जितना भी आप लोग जानते हैं पूरा का पूरा आप लोग यहाँ पर मेहनत अपनी झोंक दीजिए इस क्वेश्चन पर और कमेंट करिएगा। और साथ में ऑफलाइन भी कमेंट, जो लोग भी ऑफलाइन वीडियो देखते हैं तो ऑफलाइन भी यहाँ पर कह सकते हैं कमेंट किया करें। ऑफलाइन अगर रहते हैं तो भैया आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।